गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एक वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन रिफ्रैक्शन के साथ है। बच्चों, रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम मीडियम के बारे में जानेंगे। हम मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होगा रेयर मीडियम और एक होगा डेंसर मीडियम। अब दोनों में अंतर क्या है जरा ये समझ लें। यहां पर हम एक वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का सीधा सा रिलेशन है मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है उसी चीज को क्या बोलते हैं, उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। अगर पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा मास है तो मतलब उसकी डेंसिटी अधिक होगी। पर यूनिट वॉल्यूम अगर मास कम है तो मतलब डेंसिटी कम है। ग्लास और वाटर में क्या फ़र्क है? अगर ये वाटर है और अगर ये ग्लास है तो दोनों में फ़र्क ये है बेटा कि ग्लास वाटर के पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मान लीजिए इतना पोर्शन आपका पर यूनिट वॉल्यूम है तो इसमें कम मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि ग्लास के उसी पर यूनिट वॉल्यूम में आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगी वो ज़्यादा होंगी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम मास ज़्यादा होगा तो इसकी डेंसिटी अधिक है। चूँकि यहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं वो रिलेटेड है लाइट से, इसलिए हम लोग इस मीडियम के लिए नॉर्मल डेंसिटी ना इस्तेमाल करके हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिकल मतलब जो लाइट से रिलेटेड है और डेंसिटी नॉर्मल डेंसिटी वर्ड। तो अगर हम बात करते हैं वाटर और ग्लास की बात करें तो देखिए आने वाला जो जो ट्रैवल कर रहा है वो क्या चीज़ है, वो है बेटा लाइट। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये लाइट आपकी वाटर से पास करती है तो पर यूनिट वॉल्यूम इसके मास कम है, इसलिए लाइट जब इसमें से ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड में थोड़ा फर्क पड़ता है और ये स्पीड हो जाती है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, इसमें स्पीड इसलिए कम हो गया बेटा क्योंकि मीडियम जो है डिफरेंट है। इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। एयर में मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत दूर दूर हैं, जबकि इसमें थोड़े क्लोज़र हैं, इसलिए इसमें स्पीड थोड़ी कम हो गई। और स्पीड कम हो गई तो ये अपने पाथ से, ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा रास्ता भी डाइवर्ट करेगा। ग्लास में बात करते हैं। ग्लास के पर यूनिट वॉल्यूम में मास ज़्यादा होगा बेटा, यानी जब इसकी स्पीड, लाइट की स्पीड यहाँ पे 3 × 10⁸ है, तो जब ये वाटर ग्लास में इंसर्ट करेगी तो इसकी स्पीड डिक्रीज होके 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। आपने देखा ना, इसकी स्पीड से इसकी स्पीड और कम हो गई। तो स्पीड कम होने की वजह से ये अपने ओरिजिनल पाथ से ज़्यादा डाइवर्ट करेगा। तो यहाँ आपने दो चीज़ समझी, यहाँ डाइवर्जन कम हो रहा है, यहाँ डाइवर्जन ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो ओरिजिनल पाथ से अपना रास्ता जो डाइवर्ट कर रहा है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, दो अलग अलग मीडियम हैं जिसमें स्पीड डिफरेंट है। तो जिसमें स्पीड थोड़ी सी अधिक होती है एज कंपेयर टू दिस वन, उसको कहते हैं रेयर, और जिसमें स्पीड कम होती है उसको बोलते हैं डेंसर। तो अगर हम बात करते हैं एयर, वाटर और ग्लास में, तो हम ये पाएंगे कि एयर और वाटर में जब कंपैरिजन होगा तो एयर आपका रेयर है और ये क्या हो गया, डेंसर हो गया बेटा। लेकिन जब वाटर और ग्लास की बात करेंगे तो ये वाटर आपका हो जाएगा रेयर और ये ग्लास हो जाएगा आपका डेंसर। समझ गए ना? तो ये रिलेटिव अप्रोच होती है। चलिए, ये तो हो गया आपका रेयर और डेंसर का कॉन्सेप्ट। रिफ्रैक्शन भी आपने समझ लिया। क्यों होता है रिफ्रैक्शन?
क्योंकि हर मीडियम का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी अगर डिफरेंट होगी तो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है। इसी वजह से रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है। अब आते हैं बेटा, ये ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन कौन करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी को डिफाइन करने वाला जो फैक्टर है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। इसको डिनोट करते हैं म्यू से, कभी कभी एन से भी डिनोट करते हैं। तो आपको एन बनाना हो तो एन से बनाइए या फिर म्यू से बनाइए। अब यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो एन है ये जितना अधिक होगा बेटा, एन की वैल्यू जितनी अधिक होगी वो मीडियम उतना ही अधिक डेंसर होगा। मतलब उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ओडी ऑप्टिकल डेंसिटी, वो उतनी ही अधिक होगी। समझ गए ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं मोर एन मोर ऑप्टिकल डेंसिटी और मीडियम डेंसर होगा। समझ गए ना? इसी तरह से इसका उल्टा सोचो, अगर n की वैल्यू लेस है तो मीडियम क्या कहलाएगा? मीडियम रेयरर होगा। और क्यों रेयरर होगा? क्योंकि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो लेस होगी। तो रिजल्ट क्या बना? लेस n लेस ऑप्टिकल डेंसिटी एंड वो मीडियम रेयर कहलाएगा। तो आपको ये दो बातें समझ में आ गई होंगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या सिंपली n ही वो फैक्टर है जो उसके ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है। आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख के बता सकते हो आसानी से। जैसे एक n है, उसकी वैल्यू है 1.5 और एक की वैल्यू है 1.43। आप देख के बताइए इन दोनों में से कौन अधिक डेंसर है। हम ये देख रहे हैं कि 1.5 जो है वो ग्रेटर है। अगर ये A है और ये B है तो Na इज़ ग्रेटर दैन Nb, मतलब A इज़ मोर ऑप्टिकल डेंसर दैन B। समझ गए ना? ये इसका कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो A का जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो B की तुलना में ज़्यादा होगी, इसीलिए A जो है ज़्यादा हैवी होगा एज़ कम्पेयर टू B। तो ये हुआ ऑप्टिकल डेंसिटी का रिलेशन म्यू के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि म्यू जितना ज़्यादा होगा बेटा, म्यू जितनी अधिक होगी, म्यू जितनी अधिक होने का मतलब क्या है? म्यू जितनी अधिक होने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू जितना अधिक होगा उसमें लाइट का जो रिफ्रैक्शन है वो उतना ही अधिक होगा। और रिफ्रैक्शन अगर अधिक है तो बेंडिंग ऑफ लाइट वो भी बहुत अधिक होगी। ठीक है? अगर n अधिक है तो रिफ्रैक्शन अधिक होगा, रिफ्रैक्शन अधिक है तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो है वो भी आपकी बहुत अधिक होगी बेटा। ठीक है? ऐसे समझते हैं। ये हम तीन अलग अलग मीडियम ले रहे हैं। इधर एयर लिखते हैं, इधर वाटर लेते हैं बेटा, इधर एयर लेते हैं, यहाँ ग्लास ले लेते हैं, और यहाँ एयर लेते हैं, और यहाँ डायमंड ले लेते हैं। आपको पता है ना, तीनों में सबसे अधिक हम तीनों की वैल्यूज़ नोट कर दे रहे हैं, ज़्यादा बेटर होगा। NW 1.3, NG 1.5 एंड डायमंड 1.79। ये तीन अलग अलग वैल्यूज़ हैं। देख के बता सकते हो ना कि डायमंड की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे अधिक है। मतलब आप कह सकते हो कि डायमंड जो है वो सबसे अधिक ऑप्टिकल डेंसिटी है, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। मतलब डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर होगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? तीनों में लाइट अगर हम सेम एंगल से इंसिडेंट करा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा बेटा?
जब लाइट तीनों में सेम एंगल से जाएगी तो चूंकि डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर है तो इसमें अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे अधिक डाइवर्जन होगा। देख रहे बेटा, आप ऐसे समझ लीजिए, ये एंगल आर है, ये अगर मान लो 30 डिग्री है तो ये हो सकता है 25 डिग्री हो जाए और ये आपका हो जाए 10 डिग्री। और ये जो एंगल्स हैं, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखिए ध्यान से, सबसे अधिक डेंसिटी, सबसे अधिक बेंडिंग किस में हो रहा है? इसमें ना। तो ये वाला सबसे, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला, n की वैल्यू जितनी अधिक होगी ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी, मीडियम उतना ही अधिक डेंसर होगा, और जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, लाइट की जो बेंडिंग है वो उतनी ही अधिक होगी। और एक और बात, लाइट की बेंडिंग अगर ज़्यादा है बेटा तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझ गए? और इसी का वाइस वर्सा, n जितना कम होगा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही कम होगी, मीडियम की डेंसिटी जो है उतनी ही कम हो जाएगी, मतलब मीडियम रेयरर होगा, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो उतनी ही अधिक हो जाएगी, सॉरी कम हो जाएगी बेटा, लाइट की बेंडिंग कम होगी। और साथ ही साथ जैसे इस केस में देखो, ये मीडियम रेयर है ना, तो लाइट की बेंडिंग कम है, नॉर्मल के कम पास आ रहा है, और स्पीड उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ तुम्हारे म्यू का जनरल तरीके से। स्नेल्स ने क्या कहा था? स्नेल नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई बनता है और इसके बीच में एंगल आर बनता है। लाइट यहाँ एयर से वाटर में जा रही है, किससे किस में जा रही है बेटा? एयर से वाटर में। तो आई जो है, अगर उसका आप साइन ले लो और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसका अगर आप आर ले लो, तो ये हमेशा किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए ये फिक्स रहेगा, और इस फिक्स वैल्यू को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कहते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है, n जितना अधिक होगा r उतना ही कम होगा बेटा, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट उतनी ही अधिक होगी। समझ गया ना? r कम तो बेंडिंग ऑफ लाइट उतनी ही अधिक। देखो ध्यान से, r जितना कम है लाइट उतनी ही अधिक बेंड हो रही है। समझ गया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये जो आपका निकला है इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बारी आ रही है डिनोट किससे करेंगे? तो डिनोट करने का तरीका ये है बेटा, मान लीजिए लाइट एयर से वाटर में जा रही है। लाइट किस में से किस में जा रही है बेटा? एयर से वाटर में जा रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए जहाँ से लाइट आ रही है उसको पहले लिखो, फिर यहाँ एन लिखो, और जहाँ लाइट जा रही है उसको बाद में लिखो। जहाँ से लाइट आ रही है उसको पहले लिखिए, जहाँ लाइट जा रही है वहाँ बाद में लिखिए, है ना? लाइट अगर मान लीजिए वाटर से ग्लास में जा रही है तो लाइट वाटर से आ रही है ना, तो W जा कहाँ रही है? ग्लास में, तो WNG। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब रीड कैसे करेंगे? रीड करने का तरीका ये है, जिस मीडियम का आप देखो, लाइट कहाँ जा रही है? लाइट वाटर में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसका होगा? वाटर का ही होगा। लाइट जहाँ जा रही है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसको कैसे रीड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। समझ गया ना? इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
जिसका हमें निकालना है बेटा, लाइट जिसमें ट्रैवल कर रही है, लाइट जिसमें जा रही है, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट जहाँ से आ रही है उसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे। जैसे लाइट 1 से 2 में जा रही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 1 म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझ गए ना? ये होता है बेटा पूरा तरीका सॉल्व करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कितने तरह का होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। दोनों में फ़र्क क्या है बेटा, ये भी समझ लें। देखिए, जब लाइट एयर से वाटर में आए, जब लाइट एयर से ग्लास में जाए, जब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाए, मतलब आप ये कह सकते हो कि जहाँ से लाइट आ रही है वो एयर हो और जाए किसी भी मीडियम में, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मुझे लिखना हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब समझ जाओ, यहाँ कहीं ये नहीं लिखा है कि किसके रेस्पेक्ट में, लेकिन इसने एब्सोल्यूट वर्ड लगा दिया ना, तो हमें अंडरस्टूड है कि वो एयर के रेस्पेक्ट में है बेटा। तो क्या लिखेंगे इसको, ए म्यू डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो अगर एब्सोल्यूट लगा हुआ है या नहीं भी लगा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये अंडरस्टूड है कि ये बेटा ये एयर के रेस्पेक्ट में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब ए म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये हुआ एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होता है, अगर वो मीडियम लाइट कहीं से भी आए, है ना, एक्सेप्ट एयर, एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के वो किसी भी मीडियम में अगर जाती है तो वो तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। लाइट मान लो वाटर से ग्लास में जा रही है, लाइट अगर ग्लास से एयर में आ रही है, ध्यान देना, एयर से ग्लास में नहीं जा रही है, ग्लास से एयर में। लाइट ग्लास वाटर से एयर में आ रही है, तो लिखेंगे डब्ल्यू म्यू जी, इसको लिखेंगे जी म्यू ए, इसको लिखेंगे डब्ल्यू म्यू ए। ये सब के सब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उम्मीद है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ क्या रिलेशन है। देखिए बेटा, मान लीजिए लाइट आपकी एयर से आ रही है और जा रही है किसी भी मीडियम में। अपनी सुविधा के लिए बेटा हम लोग इसको वाटर मान लेते हैं। एयर में इसकी स्पीड है VA और वाटर में इसकी स्पीड है VW। एक बात ध्यान देना बेटा, 3 बड़े फैक्टर्स होते हैं किसी भी वेव के लिए। पहला होता है स्पीड, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी और तीसरा होता है वेवलेंथ। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स पर डिपेंड करता है। तुमने अगर सोर्स को चेंज नहीं किया है तो लाइट किसी भी मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहेगी। स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों वैरी करते हैं मीडियम टू मीडियम। तो मान लो एयर में इसकी स्पीड है VA, फ्रीक्वेंसी F है और वेवलेंथ है लैम्डा A। उसी तरीके से वाटर में जब जाते हैं तो स्पीड हो गई VW, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी और वेवलेंथ हो गया लैम्डा W। तो लाइट चूंकि एयर से वाटर में जा रहा है ना, तो लिखेंगे A म्यू W। एक रिलेशन होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा, और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम यहाँ पे क्या है बेटा, वाटर है, तो वाटर। ए म्यू डब्ल्यू। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा वी ए होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डब्ल्यू। लाइट जहाँ से आ रही है उसको ऊपर लिखो, और जहाँ लाइट जा रही है उसको नीचे लिखो। तो ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, वी ए अपान वी डब्ल्यू हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में ये इतना होता नहीं है, ये होता है लगभग 2.99 के आसपास, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 3 कर दिया जाता है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, सी अपान वी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये आपको कैलकुलेट करना है। और क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, ये गिवन है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व अगर करना है, आपका सबसे पहला काम होगा जो जो चीज़ें दी हैं उनको नोट डाउन करो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब वी ए कितना दिया हुआ है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट निकालना है ग्लास में, मतलब वी जी निकालना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ ये देखो किसके रेस्पेक्ट में है ये नहीं दिया है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एयर के रेस्पेक्ट में है बेटा, है ना। तो हम इसको एयर के रेस्पेक्ट में ही मानेंगे। क्या लिखें इसको, ए म्यू जी, और ये कितना दिया हुआ है 3/2। फॉर्मूला लगाओ, ए म्यू जी इज इक्वल टू, लाइट एयर से आ रही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जा रही है ग्लास में, वी जी। ए म्यू जी 3/2, 3 इंटू 10⁸ अपान वी जी, क्योंकि यही कैलकुलेट करना है। 3 से 3 कटेगा तो वी जी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई बेटा। ये जो वैल्यू आई है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आया है। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के केस में देखें तो देखिए क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मान लीजिए लाइट आपकी एयर से आ रही है, और मान लीजिए वाटर ही लेते हैं, वाटर की तरफ जा रही है। हमने यहाँ पर बेटा एक मिरर लगा दिया। जब ये लाइट इस मिरर पे जाएगी, और इस मिरर को इस तरह से रखा है, यहाँ पे आपको तो ये एंगल दिख रहा है, लेकिन हम इसको इस तरह से नहीं रखेंगे बेटा, इसको हम इस तरह से रखेंगे कि ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। समझ में आ रही बात। हम मिरर को इस तरह से रखेंगे कि ये इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा 0 है। समझ गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 है। तो आपको पता है लाइट उसी तरह से रिटर्न बैक हो जाएगी। तो थ्योरी ये कहती है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो जब वो रिटर्न होती है तो ये उसी पाथ को फॉलो करती है जिस पाथ से आई थी। आप नोटिस कर रहे हो ना, ये है आई और ये क्या है बेटा आर। तो अगर ए म्यू डब्ल्यू
इज इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर है, तो यहां से डब्ल्यू म्यू ए कितना हो जाएगा, साइन आर अपन साइन आई। अगर मान लो डब्ल्यू म्यू ए का मतलब लाइट वाटर से एयर में है ना, तो डब्ल्यू म्यू ए कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू म्यू ए हो जाएगा साइन आर अपन साइन आई। दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बेटा वो आएगा डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अगर आपको पता है 4/3, और आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है, अब ये नहीं पता कि ये किसके रेस्पेक्ट में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये एयर के रेस्पेक्ट में दिया है। ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3। निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब डब्ल्यू म्यू ए निकालने के लिए कह रहे हैं। ए म्यू डब्ल्यू गिवन है, डब्ल्यू म्यू ए निकालना है, तो डब्ल्यू म्यू ए इज इक्वल टू उसका रेसिप्रोकल ए म्यू डब्ल्यू। समझ गए, 1 अपान 4/3 मतलब 3/4। ये हो गया एक रिलेशन। एक और लास्ट टॉपिक है, मान लीजिए लाइट मोर देन 2 मीडियम हो रहा है, रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो मोर देन 2 मीडियम हो रहा है, तब क्या होगा देखो। मोर देन 2 मीडियम में जैसे मान लीजिए ये एयर है बेटा, ये वाटर है और ये ग्लास है, और फर्दर ये क्या है बेटा, एयर है। मान लीजिए लाइट एयर से वाटर में आ रही है, तो आपको पता ना वाटर एयर की तुलना में ज़्यादा डेंसर है। यहाँ पे लाइट थोड़ा सा बेंड होगी क्योंकि वाटर डेंसर है, यहाँ ग्लास और ज़्यादा बेंड होगा, और फाइनली लाइट बाहर निकल जाएगी। लाइट चूँकि एयर में आ रही है तो ये दोनों पैरेलल रहेंगे। एंगल आई हो गया, ये R1 मानते हैं, तो अगर ये R1 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी R1 होगा। ये अगर R2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा E। तो एक रिलेशन आता है A म्यू W W म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, मान लो ये दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दिया है 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये दिया है 3/2। क्या निकालने के लिए कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालने के लिए कह रहा है। अब आप सोचिए बेटा कैसे करेंगे, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको पहले नोट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अब ये तो नहीं दिया ना कि किसके रेस्पेक्ट में है, इसलिए हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, तो ए म्यू जी हो जाएगा 3/2। समझ रहे हो ना कि ये सब के सब एयर के रेस्पेक्ट में है बेटा। हमें निकालने का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी डब्ल्यू म्यू जी निकालने के लिए कह रहा है। अब ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं बन रहा, थोड़ा सा आपको टेक्निक समझनी पड़ेगी। डब्ल्यू म्यू जी जब हम लिखते हैं तो लाइट कहाँ से आ रही है बेटा, लाइट आ रही है वाटर से ग्लास में, वाटर से ग्लास में आ रही है। तो जब तुम डब्ल्यू म्यू जी लिखोगे तो लाइट जहाँ से आ रही है उसको लिखो डिनोमिनेटर में, और लाइट जिस मीडियम में जा रही है उसको लिखो न्यूमरेटर में। मतलब वाटर से ग्लास में जा रही है ना, तो ग्लास को रखो न्यूमरेटर में, तो ए म्यू जी
और वाटर से आ रही है ए म्यू डब्ल्यू। हो सकता है ये चीज़ ना समझ में आया हो, घबराने की कोई बात नहीं। 1 म्यू 2 निकालना है। लाइट 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 म्यू 2 जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे ए म्यू 2 अपन ए म्यू 1। जिस मीडियम में लाइट जा रही है उसको ऊपर लिखो और जहाँ से आ रही है उसको नीचे लिखो। तो डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपन ए म्यू डब्ल्यू। ए म्यू जी कितना दिया बेटा? ए म्यू जी इज गिवन 3/2, ए म्यू डब्ल्यू 4/3, 9/8। अगर ये पूछता जी म्यू डब्ल्यू पूछता बेटा, तब क्या हो जाता? तब लिखते ए म्यू डब्ल्यू अपन ए म्यू जी। लाइट ग्लास से वाटर में जा रही है ना, तो वाटर पहले लिखा, ग्लास बाद में लिखा। 4/3 अपन 3/2, 8/9। बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे था। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेंस पर होगा। थैंक यू।